अरविंद की धड़कनें तेज थीं। चांद की सतह पर उसका पहला कदम किसी सपने जैसा लग रहा था। चारों तरफ फैली सफेद धूल और गहरा सन्नाटा उसकी रूह तक उतर रहा था। हेलमेट के शीशे से झांकते हुए उसने देखा कि सामने दूर दूर तक कोई हरियाली, कोई पानी, कोई जीवन का निशान नहीं था। बस चट्टानों और गड्ढों की बंजर दुनिया। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसमें जो तथ्य और अनुभव बताए जाएंगे वे चांद पर हुई असली खोजों और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हैं। इसका मकसद सिर्फ आपको यह समझाना है कि अगर कोई इंसान चांद पर अकेला फंस जाए तो वहां की परिस्थितियां उसके लिए कैसी होंगी और विज्ञान हमें इसके बारे में क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं 15 दिनों के रहस्यमयी सफर को। अरविंद दरअसल एक अंतरिक्ष यात्री था जिसे लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन का हिस्सा बनकर चुना गया था। यह मिशन अमेरिका और भारत की संयुक्त कोशिश थी, जिसमें चांद पर इंसानों की मौजूदगी को परखने और लंबी अवधि तक जीवन समर्थन प्रणालियों को जांचने का लक्ष्य रखा गया था। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग और मानसिक परीक्षणों के बाद अरविंद और उसकी टीम को चांद की सतह पर उतरने के लिए भेजा गया। शुरुआती यात्रा बिल्कुल सामान्य रही। रॉकेट ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा छोड़ी, फिर धीरे धीरे चांद की ओर बढ़ा। अरविंद को गर्व था कि वह इतिहास रचने जा रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की चिंता भी थी। आखिरकार इंसान अब तक चांद पर स्थायी रूप से नहीं रहा था। सब कुछ ठीक था जब तक कि उनका लूनर लैंडर चांद की सतह के करीब नहीं पहुंचा। लैंडिंग से ठीक पहले अचानक जहाज के थ्रस्टर में तकनीकी खराबी आ गई। जहाज झटका खाकर एक ओर झुक गया और क्रैश लैंडिंग करने लगा। पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई। कंट्रोल सेंटर ने तुरंत बचाव प्रक्रिया शुरू की और अधिकांश क्रू मेंबर्स को सुरक्षित मॉड्यूल तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अरविंद उस समय बाहर के कंपार्टमेंट में था, जो सीधा चांद की सतह पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं तो पाया कि बाकी टीम वहां से निकल चुकी थी और उसका मॉड्यूल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब अरविंद पूरी तरह अकेला था। उसके पास केवल टूटा फूटा मॉड्यूल, सीमित ऑक्सीजन टैंक और कुछ दिनों का राशन ही बचा था। कंट्रोल सेंटर से उसका संपर्क टूट चुका था और यह तय नहीं था कि बचाव मिशन कब तक भेजा जाएगा। चांद पर रातें बेहद ठंडी और लंबी होती हैं, लगभग 14 पृथ्वी दिन की। वहीं दिन भी उतने ही लंबे और झुलसाने वाले होते हैं। इन परिस्थितियों में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अरविंद ने हार न मानने का फैसला किया। उसके सामने अब 15 दिनों की सबसे कठिन और भयावह जंग थी, जो उसकी हिम्मत, उसके धैर्य और उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने वाली थी। अरविंद ने जब पहली बार होश संभाला तो उसके आसपास फैली सफेद धूल उसकी आंखों में चमक पैदा कर रही थी। सूरज की रोशनी चांद पर बहुत तेज थी, क्योंकि वहां कोई वातावरण नहीं जो किरणों को फैला सके। उसने हेलमेट का शीशा साफ किया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल उसके कदमों से उठती धूल और दिल की धड़कन की आवाज ही उसे सुनाई दे रही थी। उसकी सूट में लगी ऑक्सीजन की मशीन लगातार बीप कर रही थी, यह बताने के लिए कि हवा सीमित है। उसके दिमाग में पहला विचार यही आया कि अब मुझे हर सांस को संभाल कर लेना होगा। उसने अपने मॉड्यूल का निरीक्षण किया। बाहरी हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, लेकिन भीतर कुछ सिस्टम अब भी काम कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि कंट्रोल सेंटर से संपर्क पूरी तरह कट चुका था। उसने संचार डिवाइस ऑन करने की कोशिश की, लेकिन केवल स्टैटिक आवाज आई। उसने सोचा कि शायद सिग्नल मॉड्यूल की टूटी एंटेना के कारण नहीं मिल रहा। उस वक्त अरविंद के मन में डर तो था, लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी। वह जानता था कि अगर पहले दिन ही घबराया तो शायद कभी जिंदा वापस न जा पाए। उसने खुद को शांत किया और तय किया कि दिन रात का हिसाब रखकर खाने और ऑक्सीजन को बांटकर इस्तेमाल करेगा। यही उसकी पहली जीत थी, आशा को बनाए रखना। दूसरे दिन सूरज अभी भी आकाश में टंगा हुआ था। चांद पर दिन इतने लंबे होते हैं कि एक बार उगा सूरज 14 पृथ्वी दिन तक डूबता ही नहीं। इस वजह से तापमान तेजी से बढ़ रहा था। अरविंद का सूट तो उसे बचा रहा था, लेकिन मॉड्यूल का अंदरूनी हिस्सा भट्टी की तरह गर्म हो गया था। उसने बिजली से चलने वाले कूलिंग सिस्टम को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी आधी खत्म हो चुकी थी। उसके सामने बड़ी चुनौती थी कि वह बैटरी को बचाकर रखे ताकि रात के भयानक अंधेरे और ठंड में उसका इस्तेमाल कर सके। ऑक्सीजन का स्तर भी चिंता का विषय था। उसके पास केवल 5 टैंक थे, जिनमें से एक पहले ही ज्यादा खराबी के कारण आधा खाली था। इसका मतलब यह था कि उसे हर सांस को गिन गिन कर लेना होगा। अरविंद ने अपने शरीर की हरकतें धीमी कर दी ताकि ज्यादा ऊर्जा खर्च न हो और सांस कम लगे। वह बार बार सोचता कि अगर मैं ऑक्सीजन खत्म होने से पहले बचाव दल नहीं आया तो क्या होगा।
लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए उसने याद किया कि पृथ्वी पर उसके परिवार वाले और वैज्ञानिक साथी उसकी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यही सोच उसे मजबूत बनाए हुए थी। अरविंद ने चांद की सतह को और करीब से समझना शुरू किया। दूर तक फैली खाइयां और गहरे गड्ढे उसे किसी अनजान दुनिया की तरह लगते थे। उसने वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से सतह का तापमान मापा। धूप में लगभग 120 डिग्री सेल्सियस और छाया में -150। यह अंतर उसकी हड्डियों तक को ठंडा कर देने वाला था। उसने समझ लिया कि अगर कभी गलती से छाया में ज्यादा देर फंसा तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। उसने यह भी नोटिस किया कि उसकी हर आवाज उसके हेलमेट में गूंज जाती है। यहां कोई हवा नहीं थी जो ध्वनि को फैला सके, इसलिए सन्नाटा बिल्कुल भयानक लगता था। उसे लगा जैसे वह पूरे ब्रह्मांड में अकेला इंसान हो। उसने चांद की सतह पर बैठकर थोड़ी देर पृथ्वी को निहारा। दूर चमकती नीली गेंद को देखकर उसे अपने घर की याद आई। उसने सोचा कि इतने करीब होकर भी मैं कितना दूर हूं। यह सन्नाटा उसके दिल पर भारी था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, यह मिशन सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। चौथे दिन अरविंद ने मॉड्यूल की मरम्मत करने की कोशिश की। उसने अपने टूल किट से एंटेना को ठीक करने की कोशिश की ताकि धरती से संपर्क हो सके, लेकिन धूल बार बार उसके हाथों में चिपक जाती और उपकरण काम नहीं करते। उसने कई घंटे मेहनत की, लेकिन सफलता नहीं मिली। निराश होकर उसने मॉड्यूल के कोने में बैठते हुए सोचा कि शायद अब मदद पाना असंभव हो। यह विचार उसके मन पर भारी था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लॉगबुक में सब कुछ दर्ज किया, तापमान, ऑक्सीजन स्तर, खाने का स्टॉक और मानसिक स्थिति। उसने सोचा कि अगर मैं वापस न भी जा पाया तो शायद मेरी डायरी भविष्य के वैज्ञानिकों के काम आ सके। उस रात उसने अपने सपनों में घर देखा, अपनी मां की मुस्कान और अपने बच्चों की हंसी सुनी। वह सपना इतना हकीकत सा लगा कि जागते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उसने आंसुओं को पोंछकर फिर से खुद को याद दिलाया, अरविंद, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। सूरज की तेज किरणें मॉड्यूल पर पड़ रही थीं और अरविंद ने पहली बार महसूस किया कि यह रोशनी केवल खतरा नहीं बल्कि ऊर्जा भी है। उसने सोलर पैनल को साफ करके लगाया ताकि थोड़ी बहुत बिजली इकट्ठी की जा सके। धीरे धीरे बैटरी चार्ज होने लगी और उसके अंदर उम्मीद जागी। उसे लगा जैसे अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जल उठा हो। उसने सोचा कि अगर बिजली मिलती रही तो शायद वह लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। उसने अपने खाने और पानी को और सावधानी से बांटकर इस्तेमाल करना शुरू किया। हर घूंट पानी अब उसे जीवन जैसा लगता था। चांद की सतह पर बैठकर जब उसने धरती की ओर देखा तो उसे लगा कि उसके पास अभी भी एक मौका है। उसके अंदर नई ऊर्जा आई और उसने खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अरविंद ने तय किया कि अगर उसे जिंदा रहना है तो केवल मॉड्यूल में बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसने अपना सूट तैयार किया और धीरे धीरे मॉड्यूल से बाहर निकला। उसका हर कदम धूल उड़ाता और हल्की सी छलांग उसे कई फीट दूर ले जाती। चांद का गुरुत्वाकर्षण केवल धरती का 1/6 है, इसलिए चलना किसी सपने जैसा लगता था। उसके आसपास फैला अजीब सन्नाटा और दूर दूर तक पसरी चट्टानें उसे यह एहसास दिला रही थीं कि वह किसी और ही ग्रह पर है। चलते चलते उसने देखा कि एक पुराना क्रेटर उसके सामने था। उसने सोचा कि अगर इस इलाके का नक्शा बना सके तो शायद भविष्य के अभियानों के लिए यह उपयोगी होगा। उसने अपने उपकरण से तस्वीरें लीं और कुछ नमूने इकट्ठे किए। हर नमूना उठाते वक्त उसे लगा कि यह केवल पत्थर नहीं बल्कि इंसान की जिज्ञासा का उत्तर हो सकता है। लेकिन इसी दौरान उसकी सांसें तेज होने लगीं और ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा। वह जल्दी से वापस मॉड्यूल की ओर लौटा और अंदर आते ही चैन की सांस ली। उसने समझ लिया कि बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन अगर बचना है तो सतह की खोज जरूरी है। 7वें दिन अरविंद ने महसूस किया कि शारीरिक चुनौतियों से भी ज्यादा मुश्किल है मानसिक अकेलापन। पूरे चांद पर वह अकेला था। कोई आवाज, कोई बातचीत, कोई साथी नहीं। वह अपने हेलमेट में गूंजती अपनी ही सांसें सुनता और कभी कभी लगता कि यह आवाज ही उसका एकमात्र दोस्त है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि इंसान को जिंदा रखने के लिए खाना और पानी से ज्यादा जरूरी है बातचीत और साथ। उसे अपने परिवार की याद बहुत सताने लगी। उसने कल्पना की कि शायद इस वक्त उसकी बेटी स्कूल जा रही होगी और पत्नी खिड़की से आसमान की ओर देख रही होगी। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन साथ ही उसने खुद को यह भी कहा कि अगर मैं हार मान लूं तो यह अकेलापन ही मेरी कब्र बन जाएगा। उसने खुद को कहानियां सुनानी शुरू की, अपने अतीत की बातें याद की और कभी कभी धरती को देखकर मन ही मन बात करता। यह अकेलापन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गया था। अरविंद ने अपने वैज्ञानिक मिशन पर ध्यान दिया। उसने सतह से लिए गए नमूनों का अध्ययन करना शुरू किया।
उसे चांद की मिट्टी में छोटे छोटे कण मिले जिनमें लोहे और सिलिकॉन के निशान थे। यह वही था जो वैज्ञानिक पहले से जानते थे, लेकिन खुद इसे देखना एक अलग अनुभव था। उसने सोचा कि शायद एक दिन यही संसाधन इंसान को चांद पर बस्तियां बनाने में मदद करेंगे। लेकिन इस शोध के दौरान उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। चांद की धूल इतनी महीन थी कि वह उसके सूट और उपकरणों में घुसने लगी। यह धूल उसके फेफड़ों तक पहुंच सकती थी अगर वह हेलमेट उतार देता। उसे बार बार उपकरण साफ करने पड़ते, जिससे उसकी ऊर्जा खर्च हो रही थी। उसने महसूस किया कि यह चांद की मिट्टी सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि खतरा भी है। उसने अपनी डायरी में लिखा, प्रकृति हमें जितना देती है उतना ही चुनौती भी देती है। अरविंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। उसके पास सीमित राशन था और पानी लगभग आधा ही बचा था। उसने छोटे छोटे घूंट लेकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन गले की सूखन बनी रही। भूख भी उसे बार बार परेशान कर रही थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह केवल शरीर की आदत है। अगर वह ध्यान भटकाएगा तो भूख कम महसूस होगी। उसने खाने को बांट कर रखा और हर बार खाने के साथ को याद ताजा की। जब उसने एक बिस्किट खाया तो उसे याद आया कि उसकी माँ उसे बचपन में पराठे खिलाती थी। हर कौर उसके लिए एक याद और एक उम्मीद बन गया। लेकिन मन के किसी कोने में डर भी था कि अगर यह राशन खत्म हो गया तो अगला कदम क्या होगा। उसने खुद से वादा किया कि जब तक आखिरी टुकड़ा भी है वह हार नहीं मानेगा। 10वें दिन अरविंद ने एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। जब उसने धरती की ओर देखा तो अचानक उसके मन में एक नई उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद बचाव दल अब उसकी तलाश में होगा। उसने एंटेना को फिर से ठीक करने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसने एक हल्की सी बीप सुनी। यह संपर्क का संकेत था। हालांकि यह अब भी स्थायी नहीं था, लेकिन यह बीप उसके लिए जीवन की तरह थी। उसने तुरंत अपने सारे नोट्स और स्थिति दर्ज की ताकि कभी भी संपर्क बना तो वह भेज सके। उस बीप की आवाज ने उसके अंदर नया साहस भर दिया। उसने महसूस किया कि इंसान तभी हारता है जब वह उम्मीद छोड़ देता है। अब उसे लगा कि उसके पास जीने का कारण और भी मजबूत है। 11वें दिन सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। चांद पर दिन और रात का चक्र बहुत लंबा होता है और अब उसके सामने आने वाली थी सबसे खतरनाक परीक्षा, 14 दिन लंबी रात। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, तापमान गिरना शुरू हो गया। अरविंद ने अपने मॉड्यूल को बंद करके अंदर की गर्मी बचाने की कोशिश की। उसने सारे दरवाजे और सीलिंग चेक की ताकि बाहर की ठंडी हवा या कहीं ठंडक अंदर ना आ सके। लेकिन असली डर उसके मन में था। इतनी लंबी अंधेरी रात वह अकेला कैसे काटेगा। उसने बैटरी और सोलर पैनल से जो ऊर्जा इकट्ठी की थी उसे सावधानी से इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने खुद से कहा कि यह रात केवल शरीर की नहीं बल्कि मानसिक शक्ति की भी परीक्षा होगी। हर क्षण उसे महसूस हो रहा था कि अंधेरा उसके मन में भी उतर रहा है, लेकिन उसने अपने परिवार की तस्वीर को देखकर हिम्मत बनाए रखी। 12वें दिन तक तापमान इतना गिर चुका था कि मॉड्यूल का हीटर लगातार चलाना पड़ा। बाहर का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। उसका सूट और मॉड्यूल की दीवारें भले उसे बचा रही थीं, लेकिन बैटरी बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। उसने तय किया कि हीटर को लगातार चलाने की बजाय थोड़े थोड़े समय पर ही ऑन करेगा। इस ठंड में उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा था। उसने डायरी में लिखा, यह ठंड केवल शरीर को नहीं आत्मा को भी जमा देती है। उसने सोचा कि इंसान की जिंदगी कितनी नाजुक है, जरा सी चूक और सब खत्म। उसने अपने मिशन की जिम्मेदारी याद की और खुद को समझाया कि यह ठंड केवल एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान का अंत होता है। लगातार अंधेरे और ठंड ने उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वह बार बार उनींदा होने लगा और नींद में अजीब सपने देखने लगा। उसे लगा जैसे वह अपने घर पहुंच चुका है, अपनी मां से बातें कर रहा है और अपनी बेटी को गोद में उठा रहा है। लेकिन जब आंख खुलती तो सामने फिर वही सफेद धूल और अंधेरा होता। ये सपने कभी उसे उम्मीद देते तो कभी और ज्यादा तोड़ देते। उसे लगने लगा कि हकीकत और कल्पना का फर्क मिटता जा रहा है। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं जागते जागते सपना देखने लगूं तो समझ जाओ कि यह चांद मुझे निगल रहा है। लेकिन साथ ही उसने तय किया कि वह इन सपनों को कमजोरी नहीं बनने देगा बल्कि इन्हें सहारा बनाएगा। 14वें दिन अचानक उसकी एंटेना से फिर से हल्की सी बीप सुनाई दी। इस बार उसने तुरंत रिसीवर को एडजस्ट किया और कुछ सेकंड के लिए पृथ्वी से एक कमजोर सिग्नल मिला। उसमें आवाज साफ नहीं थी, लेकिन कुछ शब्दों में उसने सुना, अरविंद इंतजार करो, हम आ रहे हैं। यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह पहला मौका था जब इतने दिनों बाद उसे यकीन हुआ कि वह अकेला नहीं है। उसने तुरंत सारी स्थिति दर्ज की और रेडियो के पास बैठा रहा, जैसे कोई पुराने जमाने का पत्र लिखने वाला डाकिये के इंतजार में बैठा हो। यह संपर्क छोटा था, लेकिन इतना बड़ा संकेत था कि अब उसके बचने की संभावना वास्तविक है।
15वें दिन चांद की सतह पर अचानक एक रोशनी दिखाई दी। पहले तो अरविंद को लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे वह रोशनी करीब आने लगी। यह बचाव दल का लैंडर था। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा जैसे सीना फट जाएगा। उसने अपने हाथों से इशारा किया और रेडियो में बार बार अपनी स्थिति बताने लगा। जब दरवाजा खुला और साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे लगा जैसे वह मौत से बाहर खींच लिया गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर केवल एक शब्द था, धन्यवाद। ये 15 दिन उसके लिए केवल जीने का संघर्ष नहीं थे, बल्कि मानव धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल थे। अरविंद की यह काल्पनिक कहानी हमें यह सिखाती है कि अंतरिक्ष कितना खूबसूरत और खतरनाक है। चांद केवल रोमांच का प्रतीक नहीं, बल्कि ऐसी जगह है जहां हर सांस, हर कदम और हर फैसला इंसान की जिंदगी तय करता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों न फंस जाए, अगर वह उम्मीद और धैर्य बनाए रखे तो असंभव को भी संभव बना सकता है। आज वैज्ञानिक चांद पर बस्तियां बसाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीक से ज्यादा जरूरी है इंसान का मनोबल। अरविंद भले ही एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन उसकी जिजीविषा असली है। वह हमें यह प्रेरणा देता है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। टेकओवर की यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत यात्राएं और रहस्यमयी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।